हेलो एवरीवन, डिटर्मिनेंट वीडियो सीरीज का ये 8th वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को और साथ ही डिस्कस करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को और उनसे रिलेटेड कुछ ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को। सबसे पहले बात करते हैं माइनर्स की। तो माइनर क्या होते हैं? माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। तो यानी पहली चीज तो ये होगी कि माइनर्स एलिमेंट्स के होते हैं। हर एक एलिमेंट का आप माइनर निकाल सकते हैं। किस चीज के एलिमेंट? या तो स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट या फिर डिटर्मिनेंट के एलिमेंट। और कैसे डिफाइंड है ये? इज डिफाइंड एज डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय लीविंग ith रो एंड jth कॉलम। मतलब जिस भी एलिमेंट का आप माइनर निकालना चाहते हैं, जैसे Aij का हम माइनर निकालना चाहते हैं, तो ith रो और jth कॉलम को लीव करने के बाद, डिलीट करने के बाद जो भी एलिमेंट्स आपके पास बच जाएंगे उनकी डिटर्मिनेंट हमने निकाली है। तो वो डिटर्मिनेंट जो होगा वो माइनर होगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। एक 2x2 की मैट्रिक्स ले लेते हैं जनरल और उससे इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2 क्रॉस 2 की जनरल मैट्रिक्स है हमारे पास A11, A12, A21, A22। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि जो ये माइनर डिफाइंड हैं ये या तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है तो इसके लिए डिफाइंड है, या फिर इसकी जगह ये डिटर्मिनेंट भी होता तब उसके लिए भी ये डिफाइंड है। तो अगर मैं A11 का माइनर निकालना चाहता हूं, माइनर ऑफ ये मैं निकालना चाहता हूं, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो A11 का माइनर है तो माइनर को हम m से डिनोट करते हैं। A11 का निकालना है तो M11 उसको बोल देंगे। और ये कैसे मिलता है हमें? अगर Aij का निकालना है तो ith रो और jth कॉलम को छोड़ना है। ऐसे ही अगर A11 का निकालना है तो A11 एलिमेंट जिस भी रो और जिस भी कॉलम में आ रहा है उसको डिलीट कर देना है और बाकी जो एलिमेंट्स आपके पास बचे उनका डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे बचा सिर्फ एक एलिमेंट A22 बचा है, यहाँ पे उसका डिटर्मिनेंट ले लेना है हमें। तो वो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो होगा M11। तो A22 का डिटर्मिनेंट A22 आ जाएगा क्योंकि सिंगल एलिमेंट का डिटर्मिनेंट एलिमेंट इटसेल्फ होता है। अब जितने आपके एलिमेंट्स हैं उतने ही माइनर हम निकाल सकते हैं। तो A12 का भी कोई ना कोई माइनर होगा तो उसको डिनोट कर सकते हैं हम M12 से। और M12 क्या हो जाएगा कि जिस भी रो और जिस भी कॉलम में ये एलिमेंट आ रहा है उसको डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट्स आपके पास बचे उनका डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे बचा एलिमेंट A21, उसका डिटर्मिनेंट A21 का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? A21 एलिमेंट इटसेल्फ। तो इस केस में माइनर हो गया A12 का एलिमेंट A21। तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल था। अब हमें कोई लाइव एग्जांपल लेके अपनी बुक का इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द माइनर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट 2, -4, 0, 3। तो यहां हमने इसके माइनर्स निकालने हैं। तो कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट हैं तो 4 ही माइनर्स निकलेंगे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं M11। M11 का मतलब क्या हो गया? माइनर ऑफ एलिमेंट A11। और ये कैसे निकलेगा? जहां पे भी ये फर्स्ट एलिमेंट है उस रो को और उस कॉलम को आपने हाइड कर लेना है और जो बाकी आपके पास एलिमेंट्स बचे यानी कि बाकी जो आपके पास स्क्वायर सब मैट्रिक्स बची उसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो यहाँ पे एलिमेंट अकेला हमारे पास 3 बचा है तो 3 का डिटर्मिनेंट और 1 क्रॉस 1 का डिटर्मिनेंट होता है एलिमेंट इटसेल्फ, तो वो आ गया 3। तो यानी M11 जो है वो आ गया हमारे पास 3। अब अगला माइनर निकालते हैं M12। M12 का मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट A12। तो हमने निकालना है माइनर ऑफ A12। इसका मतलब ये A12 एलिमेंट जहां भी जिस रो में और जिस कॉलम में आ रहा है उसको कर लेना हाइड और बाकी जो एलिमेंट्स बचे उनका निकालना है डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे बचा 0 और 0 का डिटर्मिनेंट 0। अब बात करते हैं
A21 की, तो उसका मतलब हो गया अब माइनर ऑफ A21 निकालना है, तो सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट में जो आपके पास रो है और उस कॉलम को आपने हाइड कर लेना है। बचा -4 का डिटर्मिनेंट, और -4 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, -4। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल या मॉडुलस का सिंबल नहीं है। 1 क्रॉस 1 में कंफ्यूज नहीं होना है आपने, तो इसका आंसर आ जाएगा -4। अब एक और एलिमेंट है हमारे पास, M22 निकालना है हमें। तो M22 का मतलब हो गया, हाँ जी, कैसे निकलेगा ये, सेकंड रो सेकंड कॉलम पे जो एलिमेंट है उस रो को और उस कॉलम को हाइड कर लेना है। बाकी जो एलिमेंट बचा आपके पास उसका डिटर्मिनेंट, तो वो आ गया 2। तो इस केस में 4 माइनर्स आ गए हमारे पास। A11 का माइनर M11, इस एलिमेंट का माइनर M12 और इसका M21 और इस एलिमेंट का माइनर M22। अब बात करते हैं कोफैक्टर की। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। Cofactor of an element Aij of a square matrix or determinant is obtained by multiplying minor Mij with -1 raised to power I plus j। यानी कि जब आपने माइनर निकाल लिया है तो उसको सिंपली आपने -1 रेज टू द पावर I plus j से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका कोफैक्टर निकल जाएगा। अब जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही माइनर्स होते हैं, तो नेचुरली उतने ही कोफैक्टर्स भी होंगे। और कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम Cij या फिर कैपिटल Aij से। मर्जी आपकी है कि आप कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। आप Cij से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और Aij से भी। अब इसी क्वेश्चन के हम कोफैक्टर निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 ही कोफैक्टर निकलेंगे। तो M11 हमें यहाँ पे 3 गिवन है, तो A11 क्या हो जाएगा, A11 का मतलब है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11। और जो कोफैक्टर है वो कैसे निकलता है, मल्टीप्लाइंग माइनर विद -1 रेज टू पावर I plus j। तो यानी कि माइनर Mij को यहाँ पे A11 का निकाल रहा हूं, तो माइनर 11 को मैंने -1 रेज टू पावर I plus j से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ I की वैल्यू कितनी है, 1, और j की वैल्यू कितनी है, वो भी 1। तो ये आ गया -1 रेज टू द पावर 2, और साथ में M11 की वैल्यू इस केस में है 3, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3। -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 आ जाएगा, तो +1 इंटू 3, सो दैट इज 3 इटसेल्फ। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट के लिए M11 की वैल्यू 3 है, तो कोफैक्टर की वैल्यू भी 3 है, कोई फर्क नहीं है। अब बात करते हैं अगले कोफैक्टर की, यानी कि A12 की। A12 का मतलब क्या हो गया, -1 रेज टू पावर I की वैल्यू है यहाँ पे 1 प्लस j की वैल्यू है यहाँ पे 2, और साथ में हमने करना है मल्टीप्लाई माइनर M12 से। तो -1 रेज टू पावर 3 आ जाएगा, 3 इज ऑड नंबर, तो -1 की पावर 3 दैट विल बी -1 इंटू M12 की वैल्यू है हमारे पास 0, तो 0 इंटू -1 दैट विल बी 0। यानी कि कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12 के केस में अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती तो वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करती। तो यहाँ पे माइनर और कोफैक्टर M12 और A12 में क्या फर्क है, सिर्फ ये नेगेटिव से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे M21 है, तो यहाँ निकलेगा A21, यानी कि कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। तो वो क्या हो जाएगा, -1 रेज टू पावर I की वैल्यू यहाँ पे है 2 प्लस j की वैल्यू है यहाँ पे 1, और साथ में है M21, क्योंकि A21 निकाल रहे हैं तो M21 से हमने -1 रेज टू पावर I प्लस j मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया -1 की पावर 2 प्लस 1 दैट इज 3 इंटू M21 का एलिमेंट, M21 है हमारे पास -4, तो -1 का क्यूब नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव इंटू -4 दैट विल बी +4। तो ये आ गया कोफैक्टर A21 +4। अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट कोफैक्टर की। इस केस में क्योंकि 4 एलिमेंट है तो 4 ही कोफैक्टर। तो A22 क्या हो जाएगा,
-1 आई की वैल्यू 2 प्लस जे की वैल्यू भी 2 इंटू m22 -1 इंटू m22 की वैल्यू, m22 की वैल्यू इस केस में क्या है 2, तो वो लिख लेते हैं। और -1 दैट विल बी +1 इंटू 2 दैट विल बी +2। तो ये हमने निकाल लिए इस डिटरमिनेंट के माइनर्स और ये आ गए इसके कोफैक्टर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द डिटरमिनेंट ए सी बी डी। तो सबसे पहले 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 माइनर्स होंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं माइनर 1 माइनर 1 का मतलब क्या हो गया, m11 का मतलब क्या हो गया, माइनर ऑफ एलिमेंट a11। तो वो कैसे निकलेगा, ये जो a11 एलिमेंट है ये जिस भी रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको हाइड कर लेना है। तो बचा आपके पास d का डिटरमिनेंट, इस एलिमेंट का डिटरमिनेंट, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई d इटसेल्फ। और m12 का मतलब क्या हो गया, माइनर ऑफ a12 एलिमेंट जहां भी जिस रो और जिस कॉलम में आया उसको हाइड कर लेना है। बचा आपके पास b का डिटरमिनेंट, और b का डिटरमिनेंट 1 क्रॉस 1 का डिटरमिनेंट है दैट विल बी एलिमेंट इटसेल्फ। और इसी तरह m21 क्या हो जाएगा, वेरी गुड, c। और m22 क्या हो जाएगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को आपने हाइड करके, यानी कि जहां पे भी ये a22 एलिमेंट आ रहा है उस रो को और उस कॉलम को हाइड करके जो भी बचा उसका डिटरमिनेंट वो हो जाएगा आपका m22। तो इस केस में m22 आ गया हमारा a। तो यहाँ ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं हम कि जो 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट था या 2 क्रॉस 2 की जो भी मैट्रिक्स थी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका जब हम माइनर निकालते हैं तो वो 1 क्रॉस 1 का डिटरमिनेंट रह जाता है। ये देखिए जब हमने माइनर निकाला m11 ये 1 क्रॉस 1 का डिटरमिनेंट निकाला है। तो यानी कि जो ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स वर्ड यूज किया था हमने यहाँ पे डेफिनेशन में, उसका मतलब ये है कि अगर 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है तो उसका जो माइनर होगा वो 1 क्रॉस 1 का डिटरमिनेंट होगा। ऐसे ही अगर कोई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स या 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है तो उसका जो माइनर आएगा वो आएगा 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट। तो इसीलिए वर्ड यूज होता है यहाँ पे स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स। आइए अब इस क्वेश्चन के कोफैक्टर निकाल के देखते हैं। a11 यानी एलिमेंट एट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा a11। और a11 कैसे निकलता है, -1 रेज़ टू द पावर i प्लस j। यहाँ पे i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू भी 1 है, तो वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। और साथ में मल्टीप्लाई हमने किससे करना है, माइनर mij से। तो यहाँ a11 की बात हो रही है तो माइनर m11 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो -1 रेज़ टू द पावर 2 ये हो गया +1 इंटू m11 इस केस में क्या है d, तो 1 इंटू डी दैट इज d इटसेल्फ। तो m11 और a11 वो दोनों आ गए सेम। और m12 है हमारे पास b, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है -1 रेज़ टू द पावर i प्लस j से। तो 1 प्लस 2 दैट इज 3, तो -1 की पावर 3। -1 की पावर 3 मतलब -1 की पावर ऑड नंबर, और अगर -1 की पावर ऑड नंबर है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -b। और सिमिलरली a21 क्या हो जाएगा, -1 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1, क्योंकि i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू है 1, तो ये आ गया -1 की पावर 3 इंटू m21 हमने अभी भी निकाला है वो आया है c, तो उसको लिख लेते हैं। -1 की पावर 3 क्या होगी, नेगेटिव, और c है ही हमारे पास, तो नेगेटिव c इज द आंसर। और अब बात कर लेते हैं a22 की, तो -1 रेज़ टू द पावर i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 2, तो ये आ गया 2 प्लस 2, तो -1 रेज़ टू द पावर 4 आ गया, और साथ में m22 की वैल्यू वो है a, तो -1 टू द पावर 4 यानी कि इवन नंबर आ गया, -1 का पावर इवन नंबर वो क्या होगा +1, तो +1 इंटू a दैट विल बी a। यहाँ पर अगर आप इसको डिटर्मिनेंट के एपिसोड 1 से रिलेट कर सकें, तो जब हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व किए थे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के, हमने वहाँ पे
ये बात की थी कि हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करने से पहले साइन हाईलाइट करने होते हैं। वो साइन हम कैसे हाईलाइट करते थे? हम देखते थे कि जो एलिमेंट की पोजीशनिंग है, जैसे इस एलिमेंट की पोजीशनिंग क्या है, A11 यानी कि एलिमेंट एट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो उस पोजीशनिंग का सम क्या है, जैसे ये I प्लस J की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, तो इस केस में 1 + 1 2 इवन नंबर आएगी। तो इवन नंबर आती थी तो हम पॉजिटिव साइन से हाईलाइट कर देते थे। अगर I + J की वैल्यू जो है ऑड नंबर आती थी तो हम नेगेटिव साइन से हाईलाइट कर देते थे। तो यहाँ पे इस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, A12, तो 2 + 1 3, 3 इज ऑड नंबर, तो हम इसको नेगेटिव से हाईलाइट करते। और इसी तरह ये A21 है तो 2 + 1 दैट इज ऑड नंबर है तो नेगेटिव से हाईलाइट करते। और ये एलिमेंट है A22, 2 + 2 इज 4, उसको हम पॉजिटिव से हाईलाइट करते। तो सेम चीज़ ही यहाँ पे है, हमने क्या किया है, माइनर को अगर हम पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपका कोफैक्टर हो गया। यहाँ पे इस ये वाला एलिमेंट m, इसका माइनर जो है M12, A12 का माइनर है, तो इसको अगर हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कोफैक्टर मिल जाएगा। ऐसे ही ये जो एलिमेंट है A21, इसका माइनर हो गया M21, इसको अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमें मिल जाएगा कोफैक्टर। और सिमिलरली इस एलिमेंट का जो माइनर है वो है M22, और उसको हम पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमें मिल जाएगा कोफैक्टर ऑफ A22। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 की, और साथ ही देखते हैं कि 3x3 मैट्रिक्स या 3x3 डिटरमिनेंट के माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द डिटरमिनेंट 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? 9 एलिमेंट्स हैं। तो अगर 9 एलिमेंट्स हैं तो 9 ही निकलेंगे माइनर और 9 ही निकलेंगे कोफैक्टर। तो सबसे पहला माइनर निकालते हैं M11। तो M11 जो होता है वो एलिमेंट A11 का माइनर होता है। तो A11 को जिस भी रो में आ रहा है और जिस भी कॉलम में आ रहा है उसको हाइड कर लेना है, और बाकी जो बचा 1 0 0 1 उसका डिटरमिनेंट हमने फाइंड आउट कर लेना है, वो होगा हमारा M11। तो इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, क्या वैल्यू आएगी, 1 × 1 माइनस 0 × 0, तो दैट कम्स आउट टू बी 1। अब निकालते हैं M12। तो A12 को जिस भी रो और जिस भी कॉलम में आ रहा है हाइड कर लेना है, बाकी एलिमेंट्स बचे 0 0 0 1, उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो दिस एलिमेंट इंटू दिस एलिमेंट 0 × 1 दैट इज 0, माइनस दिस एलिमेंट इंटू दिस एलिमेंट 0, दैट कम्स आउट टू बी 0। अब निकाल लेते हैं M13। M13 का मतलब है कि A13 जिस भी रो और जिस भी कॉलम में आ रहा है उसको हाइड कर लेना है, बचा 0 1 0 0 का डिटरमिनेंट। और इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, दिस एलिमेंट इंटू दिस एलिमेंट 0, माइनस 0 × 1, 0 × 1 इज 0, तो फाइनल आंसर आ गया इसका 0। अब निकाल लेते हैं M21। कैसे निकलेगा, A21 जिस रो में आ रहा है जिस कॉलम में आ रहा है उसको हाइड कर लेना है, बाकी जो एलिमेंट्स बचे 0 0 0 1 उसका डिटरमिनेंट। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 × 1 दैट इज 0, माइनस 0, तो दैट कम्स आउट टू बी 0। अब M22 जल्दी से निकालिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है। यस, 1 इज द राइट आंसर। अब निकालिए M23 को, 0 सही जवाब। M31 निकालिए, राइट आंसर 0। M32 की वैल्यू निकालिए, 0 सही जवाब। M33 निकालिए, 1 इज द राइट आंसर। तो ये तो आगे हमारे माइनर्स। अब हमें निकालने हैं कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, ये M11 है तो कोफैक्टर हो जाएगा A11। क्या करना होता है, -1 raised to the power,
आई प्लस जे, यहाँ पे आई की वैल्यू भी 1, जे की वैल्यू भी 1, इनटू हमें करना होता है m11। अगर a11 आपको निकालना है तो m11 को -1 रेज़ टू द पावर आई प्लस जे से मल्टीप्लाई करना होता है। तो m11 की वैल्यू यहाँ पे है 1, तो वो लिख देते हैं। -1 रेज़ टू द पावर 2 आ गया, 2 इज अ इवन नंबर, तो -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव 1 हो जाएगी। तो +1 इंटू +1 दैट इज 1, तो a11 आ गया 1। तो यहाँ पे a12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2, क्योंकि i की वैल्यू है 1, j की वैल्यू है 2, साथ में हमें मल्टीप्लाई करना है m12 से, वो है 0। अब 2 + 1 दैट इज 3, 3 इज अ ऑड नंबर, तो -1 की पावर ऑड नंबर क्या होगा, -1। लेकिन -1 को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आ जाएगा 0, बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। a13 कितना हो जाएगा, निकालिए जल्दी से। 0 इज द राइट आंसर। a21 निकालते हैं तो वो आ जाएगा -1 रेज़ टू द पावर आई की वैल्यू है 2 प्लस j की वैल्यू है 1 इंटू m21, वो है 0। 2 + 1 3 ऑड नंबर, -1 की पावर ऑड नंबर है तो नेगेटिव आएगा, -1 इंटू 0 दैट इज 0। और a22 कितना हो जाएगा, -1 रेज़ टू द पावर 2 + 2 इंटू m22 की वैल्यू है 1, तो ये आ गया -1 की पावर 4 दैट इज इवन नंबर, तो ये हो जाएगा +1 इंटू +1 दैट इज इक्वल टू 1। और a23 की वैल्यू निकालिए जल्दी से। 0 राइट आंसर। a31 निकालिए। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि हम क्या कर रहे हैं कि जो माइनर है 3x3 का वो कितना आ रहा है, 2x2, यानी कि 3x3 मैट्रिक्स या 3x3 डिटर्मिनेंट का माइनर जो होता है वो होता है 2x2 का डिटर्मिनेंट। और एक और चीज कि जो माइनर और कोफैक्टर में रिलेशन है वो हमने क्या करना है, सिंपली ये चेक करना है कि अगर एलिमेंट a11 है तो उसका सम कितना है। अगर a11 है जैसे यहाँ पे तो 1 + 1 दैट इज 2, अगर तो इवन नंबर है तो हमने पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देना, मतलब एज इट इज रख लेना उसको। और अगर 2 + 1 दैट इज 3 ऑड नंबर है तो जो भी वैल्यू आई है माइनर की उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको मिल जाएगा कोफैक्टर। अब चलिए a31 निकालते हैं। तो 3 + 1 दैट इज पॉजिटिव, 3 + 1 दैट इज 4 एंड 4 इज इवन नंबर, तो इसको हमने सिंपली पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर देना। तो 0 को तो चलो जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। और अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखें तो लिखेंगे -1 की पावर 3 + 1 इंटू 0, तो 3 + 1 4 इवन नंबर, -1 की पावर इवन नंबर दैट विल बी +1 इंटू 0 दैट इज 0। तो अब a32 निकालें अगर सीधा सीधा, तो 3 + 2 दैट इज 5, 5 इज ऑड नंबर, मतलब जो भी m32 है इसको हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएगा। अच्छा, a33 निकालिए, सीधा ही निकालना है आपने। 3 + 3 दैट इज 6, 6 इज इवन नंबर, तो इसको सिंपली एज इट इज लिख देना है या +1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आ गया हमारे पास 1। यानी कि अगर तो हो इवन नंबर a11 या m11 को जैसे आपने सम किया तो 1 + 1 2 आ गया, अगर तो इवन नंबर है तो एज इट इज आ जाएगा कोफैक्टर, अगर ऑड नंबर है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 की तरफ, और इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करके करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। तो नेचुरल सी बात है कि 9 एलिमेंट्स हैं तो 9 ही माइनर और 9 ही कोफैक्टर। सबसे पहले निकालते हैं m11। m11 का मतलब a11 जिस भी रो और जिस भी कॉलम में आ रहा है उसको हाइड कर लेना है, बाकी जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो 5 -1 1 2 इसका डिटर्मिनेंट। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 5 2 = 10 माइनस 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 इज -1, एक माइनस पहले से है ये बन गया +1, तो आंसर आ गया 11। m12 निकालिए जल्दी से। तो ये आ जाएगा 3 2 = 6 माइनस दिस एलिमेंट इंटू दिस एलिमेंट, तो 0 इंटू -1 दैट इज 0,
तो आंसर आ गया 6। M13 की वैल्यू निकालिए। तो राइट आंसर इज 3। M21 की वैल्यू, एलिमेंट जो है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में, उस रो और उस कॉलम को हाइड कर लेना है। जो बचा आपके पास 0 4 1 2 का डिटर्मिनेंट, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, दिस एलिमेंट इनटू दिस एलिमेंट। तो 0 इंटू 2 दैट इज 0 माइनस 1 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 4। तो आंसर आ गया -4। M22 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 इज द राइट आंसर। M23 की वैल्यू निकालिए। 1 इज द राइट आंसर। M31 की वैल्यू, इस रो और इस कॉलम को हाइड कर लेना है। बाकी जो बचा 0 4 5 -1 इसका डिटर्मिनेंट। तो दिस इंटू दिस दैट विल बी इक्वल टू 0 माइनस दिस एलिमेंट इंटू दिस एलिमेंट। तो 5 4 होते हैं 20 एंड 0 माइनस 20 दैट इज -20। और M32 की वैल्यू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू -1 दैट विल बी -1 माइनस 3 4 12। तो ओवरऑल आंसर आ गया -12 -1 दैट इज -13। और M33 की वैल्यू कितनी आएगी? 1035 का डिटर्मिनेंट, और ये हो जाएगा 5 माइनस 0 दैट इज 5। तो ये तो आ गए हमारे पास माइनर्स। अब कोफैक्टर कैसे निकालने हैं आपने? C11 या A11 जैसे मर्जी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो A11 से रिप्रेजेंट कर लेता हूं मैं। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 + 1 दैट इज 2, 2 इज अ इवन नंबर। तो जो माइनर है वही आपका कोफैक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे A12 निकालना है। 2 + 1 दैट इज 3, 3 इज अ ऑड नंबर। इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग माइनर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग माइनर यानी कि M12 कितना है 6, और 2 + 1 3 आया है ऑड नंबर, तो इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -6 आ गया। अब निकालते हैं A13। A13 में 3 + 1 दैट इज 4, 4 है आपका इवन नंबर, तो आपने कोई चेंज नहीं करना। जो माइनर है वही हो जाएगा कोफैक्टर यानी कि 3 इस केस में। अब बात करते हैं A21 की। तो 2 + 1 3, 3 क्या है ऑड नंबर, इसका मतलब साइन चेंज होगा। ये है -4, तो इसको माइनस से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो -4 को जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आ गया +4। मतलब क्या है 2 + 1 दैट इज 3, 3 मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब है ये आपने माइनर को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देना है। तो -4 को जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा +4। अगर इवन नंबर आता तो एज इट इज रख लेना है। A22 2 + 2 4, 4 क्या है इवन नंबर, यानी कि जो माइनर है वो एज इट इज आ जाएगा, कोई चेंज नहीं। A23 की वैल्यू बताइए क्या आएगी? 3 + 2 5, 5 है ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो साइन चेंज होगा। M23 की वैल्यू है 1, 1 का साइन चेंज होगा, बन जाएगा -1। अब बताइए A31 कितना आएगा? A31 3 + 1 दैट इज 4, 4 इज इवन नंबर, यानी कि कोई साइन चेंज नहीं होना। जो ये वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी। और A32 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 + 2 दैट इज 5, 5 क्या है ऑड नंबर है, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग माइनर का आपने साइन चेंज करना है और आपको मिल जाएगा कोफैक्टर। तो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग माइनर है -13, 3 + 2 दैट इज 5, 5 इज ऑड नंबर, तो साइन चेंज करना पड़ेगा। ये -13 है तो बन जाएगा +13। A33 कितना हो जाएगा? 3 + 3 दैट इज 6, 6 इज इवन नंबर, तो कुछ चेंज नहीं होना, एज इट इज आ जाना है 5। तो यहाँ पे हमने दो मेन बातें नोटिस की हैं।
पहली बात ये कि अगर 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है और उसका माइनर आपने निकालना है तो वो होता है 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट। और दूसरी बात, अगर सम जो है जैसे 1 1 एलिमेंट है तो इसका सम i प्लस जे का सम अगर तो आता है इवन नंबर तो एज इट इज जो माइनर है वही आपका कोफैक्टर बन जाएगा। और अगर i प्लस जे की वैल्यू आती है ऑड, जैसे इस केस में 1 प्लस 2 दैट इज 3 इज ऑड नंबर, तो उस केस में माइनर की वैल्यू को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है तो वो आ जाएगा आपका कोफैक्टर। अब तक हमने 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स या 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालना सीख लिया है। 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट के माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं वो भी हमने सीख लिए हैं। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट का माइनर क्या होगा। आ रहा है ना क्वेश्चन? तो देखते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास जो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है वो है ये। अब इसका माइनर हमें निकालना है। माइनर की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर आपने ए आई जे एलिमेंट का माइनर निकालना है तो ए आई जे जिस भी रो या जिस भी कॉलम में आ रहा है उसको आपने छोड़ देना है और बाकी जो एलिमेंट्स बचे उसका डिटर्मिनेंट आपने लेना है। तो अगर मैं इस एलिमेंट का माइनर निकालना चाहता हूं तो मुझे इस रो और इस कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट्स बचे उनका डिटर्मिनेंट लेना है। लेकिन जब मैं इस रो और इस कॉलम को हाइड कर लूंगा तो कोई एलिमेंट बचेगा ही नहीं। इसका मतलब ये हो गया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स या 1 क्रॉस 1 डिटर्मिनेंट का माइनर नहीं होता है। अभी हमने देखा कि 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स या 1 क्रॉस 1 डिटर्मिनेंट का माइनर या कोफैक्टर नहीं होता है। तो यहीं पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हम नोट कर लेते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क में आने के इसके चांसेस पूरे हैं। कंसेप्ट है हमारा कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। अब जरा याद कीजिए, हमने अभी किया था कि जो 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है उसका जब हमने माइनर निकाला था तो वो कितने ऑर्डर का आया था? 2 क्रॉस 2 का। और जब हमने 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट का माइनर निकाला था तो वो कितने ऑर्डर का आया था? 1 क्रॉस 1 का। तो यानी कि अगर ऑर्डर है n तो उसका डिटर्मिनेंट एक कम हो जाता है। जैसे 3 ऑर्डर का हमारा डिटर्मिनेंट या स्क्वायर मैट्रिक्स थी तो उसके माइनर का ऑर्डर 2 था और जो 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट था उसके माइनर का ऑर्डर 1 था। तो ऐसे ही अगर कोई ऑर्डर n की स्क्वायर मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट है तो उसके माइनर का ऑर्डर कितना हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1, एक कम हो जाएगा। लेकिन 1 क्रॉस 1 की जो मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट है उसका ऑर्डर नहीं होता तो हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि 1 क्रॉस 1 डिटर्मिनेंट के लिए माइनर जो है वो होता ही नहीं है। तो अगर ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है या ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है तो उसके माइनर का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2। अगर 4th ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है आपके पास तो उसके माइनर का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 3, एक कम हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है ये आपकी n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए वैलिड है। अब आपका काम है कि आपने इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है और साथ ही सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व एग्जांपल 19th एंड 20th के साथ। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको कर दीजिए लाइक और सभी फ्रेंड्स के साथ कर दीजिए इसको शेयर।